अक्सर ऐसा लगता है कि क्रांतियां अचानक होती हैं, एक बड़े धमाके के साथ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये तो धीरे धीरे पनपती हैं, जब लोगों का गुस्सा और निराशा हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में बार बार सामने आता है। आखिर ऐसी कौन सी बात होती है जो लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर कर देती है? वो कौन सी वजह होती है? तो अमेरिकी उपनिवेशों के मामले में कहानी शुरू होती है कुछ बहुत ही बुनियादी बातों से। एक तो थी दूरी, दूसरी थी आज़ादी की ज़बरदस्त इच्छा, और तीसरा, और शायद सबसे अहम, टैक्स को लेकर बढ़ता हुआ गुस्सा। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये समझने के लिए कि ये सब हुआ कैसे, हमें सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझना होगा। आखिर वो कौन सी जमीन थी जहां इस क्रांति के बीज बोए गए? जरा सोचिए, 3000 मील अटलांटिक महासागर के पार। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतनी दूर से अपने अमेरिकी उपनिवेशों पर मजबूती से शासन करना लगभग नामुमकिन था, और यही दूरी आगे चलकर उनकी हार की एक बड़ी वजह बनी। ये थीं वो 13 कॉलोनियां जिन्हें बसाया तो ब्रिटेन ने ही था। कहने को तो इन पर ब्रिटिश शासन था, लेकिन सच तो ये है कि ये अपनी एक अलग ही दुनिया, एक अलग पहचान बना रहे थे। और ब्रिटेन से इतनी दूरी ने उनके अंदर आज़ादी की भावना को, आप कह सकते हैं, और भी हवा दे दी। जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये क्रांति कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये तो दशकों से सुलग रहे गुस्से का नतीजा था। तो चलिए अब उन मुख्य कारणों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इन उपनिवेशों को बगावत की आग में झोंक दिया। इसे हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहला था राजनीतिक आज़ादी की कमी। सोचिए, वहां के गवर्नर सीधे इंग्लैंड के राजा चुनकर भेजते थे, और उनकी कोई जवाबदेही वहां के लोगों के प्रति नहीं थी। दूसरा, ब्रिटेन लगातार नए नए टैक्स लगा रहा था और व्यापार पर अपना शिकंजा कसता जा रहा था। और तीसरा कारण था सामाजिक और धार्मिक। मतलब धीरे धीरे एक अमेरिकी समाज बन रहा था जो ब्रिटिश समाज से काफी अलग था। और एक नारा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इस पूरे संघर्ष का दिल था, उसकी आत्मा थी। सैमुअल एडम्स का दिया हुआ ये नारा सबकी जुबान पर चढ़ गया। उनकी बात बिल्कुल सीधी और साफ थी। अगर ब्रिटिश संसद में हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो फिर उन्हें हमसे टैक्स लेने का भी कोई हक नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था स्टैंप एक्ट। 1765 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पास किया जिसके तहत हर तरह के कागज पर, अदालत के दस्तावेज हों, अखबार हों, सब पर टैक्स लगा दिया गया। बस इसी एक कानून ने पूरे उपनिवेश में जैसे गुस्से की आग ही लगा दी। तो माहौल में तनाव लगातार बढ़ रहा था, असंतोष की आग धीरे धीरे सुलग ही रही थी। और फिर वो मोड़ आया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक चिंगारी जो अब एक बड़ी आग बनने वाली थी। और इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 1773 में हुई बोस्टन टी पार्टी। इसके जवाब में ब्रिटेन और भी सख्त कानून ले आया, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। उपनिवेश और भी ज्यादा एकजुट हो गए, और 1775 आते आते बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और युद्ध की पहली गोलियां चल पड़ी। हाँ, बोस्टन टी पार्टी, यही वो घटना थी जो युद्ध का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण बनी। ये सिर्फ चाय के खिलाफ एक विरोध नहीं था, ये तो ब्रिटिश सत्ता को दी गई एक सीधी सीधी चुनौती थी। इसके बाद तो दोनों ही पक्षों के लिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। अब लड़ाई सिर्फ अपने हक की नहीं रह गई थी, अब ये लड़ाई थी पूरी तरह से आज़ादी की। उपनिवेशों ने अब फैसला कर लिया था कि वे खुद को एक नया आज़ाद राष्ट्र घोषित करेंगे। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 4 जुलाई 1776। फिलाडेल्फिया में उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। और ये दस्तावेज सिर्फ ब्रिटेन से अलग होने का एक ऐलाननामा नहीं था, ये तो पूरी दुनिया के लिए जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश जैसे बुनियादी मानवाधिकारों का एक मजबूत ऐलान था। जब युद्ध छिड़ा तो मैदान में 2 बड़े नाम सामने आए। अमेरिकी सेना की कमान थी जॉर्ज वॉशिंगटन के हाथों में, जिनके सब्र और लगन ने ही बिखरी हुई सेना को एक साथ जोड़े रखा। और उनके सामने थे ब्रिटिश सेना के कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नुमाइंदगी कर रहे थे। और जब अमेरिका जीता तो ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी।
इस जीत के जो नतीजे हुए वो बहुत गहरे थे और उनका असर दूर दूर तक महसूस किया जाना था। इस क्रांति ने दुनिया को क्या-क्या दिया? एक नया देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया का पहला आधुनिक गणतंत्र और पहला लिखित संविधान। इसने साबित कर दिया कि राजशाही को हटाकर एक गणतंत्र बनाया जा सकता है और इसका असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज अटलांटिक के पार भी सुनाई दी और इसने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के लिए भी प्रेरणा का काम किया। ये जो बदलाव था वो कितना बड़ा था, इसे हम यहाँ देख सकते हैं। क्रांति से पहले क्या था? एक राजा के अधीन 13 अलग-अलग उपनिवेश और क्रांति के बाद एक संघीय गणराज्य। पहले कोई लिखा हुआ संविधान नहीं था, सब ब्रिटिश कानूनों पर आधारित था। बाद में दुनिया को मिला पहला लिखित संविधान। एक औपनिवेशिक इलाका अब दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और ताकतवर देश बनकर उभरा था। तो आखिर में ये सवाल आता है कि कैसे एक क्रांति पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। देखिए, इसकी सफलता ने दुनिया भर के गुलाम और दबे कुचले लोगों को एक बहुत ही साफ संदेश दिया कि आज़ादी हासिल की जा सकती है, अपना शासन खुद चलाया जा सकता है। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की एक नई बहस छेड़ दी, जो आज भी जारी है।